चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आज के सेशन में हम 13 जून के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर एक एक करके यहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। सारे फैक्ट, सारे क्वेश्चन, सारे करंट अफेयर आराम से सुनिएगा, एंड तक सेशन को देखिए। पीडीएफ और मॉक टेस्ट आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को आप चेकआउट कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कलेक्ट कीजिए। तब तक आइए हम चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ और 13 जून के सभी करंट अफेयर यहां पर हम डिस्कस कर लेते हैं। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित जसपाल राणा का हाल ही में निधन हो गया। वे किस खेल से संबंधित थे? यहां पर अगर हम जसपाल राणा की बात करें तो ये बहुत ही फेमस इंडियन शूटर थे। इनका हाल ही में निधन हो गया है, जसपाल राणा का, ठीक है ना। इंडियन पिस्टल शूटर है ये। जून 2026 में इनका निधन हुआ। काफी सक्सेसफुल करियर रहा है इनका। एक प्लेयर के रूप में भी इन्होंने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है अपने करियर में, और कोच के रूप में भी इन्होंने काम किया है। आपको पता है मनु भाकर इंडियन शूटर है, आप सभी को पता होगा। पेरिस ओलंपिक में 2 ब्रॉन्ज मेडल मनु भाकर ने अपने नाम किए थे। इनके कोच थे, इनके मार्गदर्शन में मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक 2024 खेला था और 2 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए थे। 1994 में जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतकर इन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई। अब जसपाल राणा का निधन हो गया है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा किस खेल से संबंधित है, इंडियन शूटर। बहुत लंबी लिस्ट है इनके मेडल की। अगर हम देखें ना तो 15 कॉमनवेल्थ गेम्स मेडल जीत के लाए हैं ये इंडिया के लिए, 9 गोल्ड के साथ। 8 एशियन गेम्स मेडल है, 4 गोल्ड है इसमें। दोहा एशियन गेम्स 2006 में 3 गोल्ड मेडल इन्होंने जीते हैं। और फिर अटलांटा ओलंपिक 1996 में इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। खेलों के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए अर्जुन अवार्ड इनको 1994 में दिया गया था और पद्मश्री से सम्मानित है ये 1997 में। कौन है ये? ये हैं जसपाल राणा, पिस्टल शूटर। आगे आ जाएं। वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2026 के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी अनुमानित की गई है? तो वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है। यूजुअली साल में 2 बार ये रिपोर्ट आती है, एक जनवरी में और एक जून मंथ में, ठीक है ना। तो अभी जून मंथ में ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2026 को जारी किया है वर्ल्ड बैंक ने, और फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में इसने भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान लगाया है 6.6% का। यह जो रनिंग फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इसमें इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 6.6% रह सकती है, ऐसा कहा है वर्ल्ड बैंक ने अपनी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2026 में। 2026-27 का फाइनेंशियल ईयर, ठीक है ना, 6.6% ये रनिंग है। इसके पहले 2025-26 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें एस्टिमेटेड ग्रोथ इसने बताई थी इंडिया की 7.7%। एस्टिमेट ग्रोथ का मतलब होता है कि ईयर कंप्लीट हो चुका है लेकिन उसका फाइनेंशियल डेटा है अभी तक रिलीज नहीं किया गया है। तो इसका अनुमान था 7.7% का। 2026-27 का 6.6% इंडिया की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान लगाया है वर्ल्ड बैंक ने। 2027-28 का इसका प्रोजेक्शन है 7.2% इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रह सकती है, और 2028-29 का प्रोजेक्शन है 7% का। यह जीडीपी ग्रोथ का अनुमान है वर्ल्ड बैंक का, ठीक है। मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट, एनर्जी प्राइसेस जो हाइक होते जा रहे हैं उसके कारण वर्ल्ड की जो ग्लोबल ग्रोथ है वो गिरेगी और ये 2.5% रहेगी, ऐसा कहा है वर्ल्ड बैंक ने, ठीक है। इंडिया की ग्रोथ इतनी मजबूत क्यों है? पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जीडीपी ग्रोथ इंडिया ही दर्ज करेगा, ये इसने कहा है वर्ल्ड बैंक ने। अब कारण है इसके डोमेस्टिक डिमांड बढ़ती जा रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार रूरल कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है, और काफी सारे कारण है कि इंडिया की ग्रोथ लगातार देखने को मिल रही है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक आप सभी को पता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। डेवलपिंग कंट्रीज को गरीबी कम करने, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ को मजबूत करने के लिए लोन प्रोवाइड करने वाली संस्था है। 1944 में ब्रेटन वुड सम्मेलन से वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है, यूएसए में है। 189 कंट्रीज वर्तमान में मेंबर है वर्ल्ड बैंक की। भारतीय मूल के अजय बंगा वर्ल्ड बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष के पद पर हैं।
ग्लोबल चेस लीग के चौथे सीजन की मेजबानी कौन सा भारतीय शहर करेगा? ग्लोबल चेस लीग, ठीक है ना, 2026 चौथा सीजन है ये। इसकी मेजबानी करने वाला है कर्नाटका का बेंगलुरु। कर्नाटका के बेंगलुरु में सितंबर 2026 में ग्लोबल चेस लीग का आयोजन किया जाएगा। ये चौथा सीजन होगा। इंटरेस्टिंग ये है कि लास्ट ईयर तीसरा सीजन भी इंडिया में ही आयोजित किया गया था, तब ये महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ था। तो लगातार दूसरे साल इंडिया को मेजबानी मिली है ग्लोबल चेस लीग की। जो इंडियन ग्रैंड मास्टर हैं सारे के सारे वो यहां पर पार्टिसिपेट करने वाले हैं, जैसे डी गुकेश, विश्वनाथन आनंद और सभी यहां पर पार्टिसिपेट करेंगे। ग्लोबल चेस लीग दुनिया की पहली फ्रेंचाइजी आधारित ओवर द बोर्ड रैपिड चेस लीग मानी जाती है, ठीक है ना। तो अलग अलग कैटेगरी में इसमें अलग अलग कंपटीशन का आयोजन किया जाता है, अलग अलग मैचेस आयोजित किए जाते हैं। सबसे पहली बार इसका पहला एडिशन दुबई में आयोजित किया गया था 2024 में, 2023 में। फिर 2024 में सेकेंड एडिशन लंदन में हुआ और 2025 में मुंबई और 2026 में अब होगा बेंगलुरु कर्नाटका में। तो फिडे और टेक महिंद्रा इसका आयोजन करवाएंगे इंडिया में। ये इन्हीं की एक जॉइंट पहल है ग्लोबल चेस लीग के नाम से। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, चेस को रेगुलेट करने वाली संस्था, ये हम काफी बार डिस्कस कर चुके। 1924 में फिडे की स्थापना की गई। स्विट्जरलैंड के ल्यूसाने में इसका हेडक्वार्टर है और आर्कडी ड्रोकोविच वर्तमान में फिडे के प्रेसिडेंट या अध्यक्ष के पद पर हैं। तो फिडे नॉर्मली याद रखना। आज के ऑफर ऑफ द डे में आप सभी जीएस अस्त्र 2026 हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए एसएससी सीजीएल के लिए स्पेशली आपको यहां पर देखिए 5 साल के जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं एसएससी सीजीएल के, उनको एनालिसिस करके वो सभी आपको एमसीक्यूज यहां पर मिल जाएंगे। सभी को नॉर्मली सेपरेट वाइज किया गया है, सभी को टॉपिक वाइज सेपरेट किया गया है और उसके आधार पर मतलब ये देखा गया है कि कौन से टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन एसएससी 5 साल से पूछ रहा है और उसके आधार पर आपकी पूरी थ्योरी यहां पर तैयार की गई है। तो पूरा थ्योरी सेक्शन आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, ठीक है। और लास्ट 3 ईयर के एसएससी सीजीएल के आपको एमसीक्यूज एनालिसिस के साथ मिल जाएंगे और थ्योरी सेक्शन पढ़ेंगे तो साथ में जो रिलेवेंट क्वेश्चन आते हैं ना वो आपके कवर हो जाएंगे। जैसे देखिए लास्ट एग्जाम में मान लो कि आर्टिकल 18 पूछा गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, अस्पृश्यता उपाधियों का अंत। तो संभावना है कि इस बार आर्टिकल 17 से क्वेश्चन आ जाए अस्पृश्यता के अंत से। तो आसपास की पूरी थ्योरी आपकी यहां पर कवर हो जाएगी। इसे ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसकी लिंक दे दी है, वहां से आप इजीली इसे अवेल कर सकते हैं, ठीक है। काफी अफोर्डेबल प्राइस में ये आपको देखने को मिल जाएगा। हेल्पलाइन नंबर आपके लिए रहता है, आप इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एसएससी सीजीएल के लिए मैं आपको एक पर्टिकुलर मैराथन क्लास देने वाला हूं संडे को मॉर्निंग में। मैं आपको देख लीजिएगा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर क्रेजी जीके ट्रिक पर, वहां पर मैंने आपको 500 करंट अफेयर कवर करवाए हैं स्पेशली एसएससी सीजीएल के लिए। तो वो वीडियो जरूर देखिएगा, आपको कल संडे को वो मॉर्निंग में मिल जाएगा क्रेजी जीके ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो उसे देखिएगा, 500 करंट अफेयर आपके वहां से इजीली तैयार हो जाएंगे। चलिए आगे आते हैं। 114 इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस में भारत के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया है? 114 इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस में भारत के प्रतिनिधि मंडल जो हमारा डेलीगेशन है, इसकी अध्यक्षता या नेतृत्व किया है शोभा करंदलाजे ने। आंसर सी। वैसे हमको यहां पर यह पता होना चाहिए कि आयोजन कहां हुआ है। तो आपको पता है आयोजन स्विट्जरलैंड के जेनेवा में किया गया, क्योंकि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो भी जेनेवा के स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है। इसीलिए इस साल यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट कौन है? ये शोभा करंदलाजे, ठीक है। इन्होंने स्विट्जरलैंड के जेनेवा में जो इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, 114वीं ये कॉन्फ्रेंस है, इस बार 114th कॉन्फ्रेंस है जिसमें भारत को इन्होंने हमारे जो डेलीगेट्स हैं उनका नेतृत्व किया है। इंक्लूसिव ग्रोथ, जेंडर इक्विलिटी, सोशल डायलॉग, इन सभी पर यहां पर चर्चा की गई। इंडिया ने भी अपने जो नेबर कंट्रीज है या जो हमारी फ्रेंडली कंट्रीज है उनके साथ सहयोग बढ़ाने पर यहां पर चर्चा की है। तो 114 इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस आयोजन कहां पर? क्वेश्चन ये आएगा स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। आयोजन करवाने वाली संस्था है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन।
ये इस कॉन्फ्रेंस को आयोजित करवाती है। कॉन्फ्रेंस का पर्टिकुलर उद्देश्य क्या होता है पता है? जो लेबर वर्ग है उनके फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करना, उनके जो राइट्स है उनको प्रोटेक्ट करना, उनको अच्छा वर्क एक्सपीरियंस देना, वर्क का माहौल उनको उनके राइट्स के अकॉर्डिंग मिले, उनकी सोशल सेफ्टी का ध्यान रखना, उनके रोजगार का ध्यान रखना और इंटरनेशनल लेवल पर उनके प्रति सम्मान की भावना को बढ़ाना। यह नॉर्मली इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य है और इसी थीम पर हर साल ये आयोजित की जाती है। आयोजन का प्लेस सेम होता है स्विट्जरलैंड का जेनेवा, क्योंकि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो भी जेनेवा में ही देखने को मिलता है। यह संस्था भी लेबर राइट के लिए ही काम करती है। मजदूर वर्ग, श्रमिक वर्ग, इनके राइट्स के लिए, इनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। इस संस्था को नोबेल पीस प्राइज दिया जा चुका है 1969 में, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को। विश्व रक्तदाता दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। यह डे हर साल मनाया जाता है 14 जून को, है ना। रक्तदान के प्रति लोगों को मोटिवेट करना, जो रक्तदाता है उनके प्रति सम्मान को मोटिवेट करना, उन्हें सम्मानित करना, यह उद्देश्य है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे को मनाए जाने का। हर साल 14 जून को यह डे मनाया जाता है, ठीक है। 2026 में 1 ड्रॉप ऑफ ह्यूमैनिटी गिव ब्लड सेव लाइव्स, यह थीम रखी गई है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे की। तो हर साल 14 जून को मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2004 में इसकी शुरुआत की थी और 2004 से यह हर साल नॉर्मली मनाया जा रहा है। यूरोपीय आणविक जीव विज्ञान संगठन गोल्ड मेडल 2026 से सम्मानित भारतीय मूल के वैज्ञानिक कौन हैं? तो ये जो नॉर्मली गोल्ड मेडल है ना, इससे कहा जाता है इम्बो गोल्ड मेडल, क्योंकि संस्था का नाम है यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट में से कहा जाता है इम्बो गोल्ड मेडल। लाइफ साइंस के क्षेत्र में योगदान के लिए किसी साइंटिस्ट को, किसी रिसर्चर को यह गोल्ड मेडल दिया जाता है। ये इस बार 2026 में भारतीय मूल के एक साइंटिस्ट को दिया गया। इनका नाम है गौतम देई। तो गौतम देई को यह अवार्ड दिया गया इस बार। वैसे संयुक्त रूप से इनको ओमाया डुबिन के साथ यह अवार्ड दिया गया है। ओमाया डुबिन ये स्विट्जरलैंड की जेनेवा में, यूनिवर्सिटी ऑफ जेनेवा के एक रिसर्चर हैं, तो इनके साथ संयुक्त रूप से यह अवार्ड दिया गया है इस बार गौतम देई को, भारतीय मूल के वैज्ञानिक है। तो गौतम देई का योगदान देखिए तो सेल डिवीजन के क्षेत्र में इनकी जो रिसर्च है, इनका जो काम है, उसको सम्मानित करने के लिए यह अवार्ड दिया गया। गौतम देई कहां से आते हैं? तो गौतम देई पर्टिकुलर ये वैसे तो इंडियन मूल के, लेकिन वर्तमान में यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लेबोरेटरी जो कि हैडलबर्ग जर्मनी में है, यहां पर ये रिसर्चर के तौर पर ग्रुप लीडर के रूप में कार्यरत है और सेल बायोलॉजी के क्षेत्र में इनका जो रिसर्च है उसके लिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया, ये गोल्ड मेडल दिया गया। वैसे जो संस्था है इम्बो, इसका हेडक्वार्टर भी यहीं पर है, जर्मनी के हैडलबर्ग में, ठीक है। तो एम्बो गोल्ड मेडल यूरोप में लाइफ साइंस के क्षेत्र में एक बहुत ही बड़ा अवार्ड माना जाता है और जो शोध करते हैं, रिसर्चर होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, उनको यह दिया जाता है। 10,000 पाउंड की राशि दी जाती है इसके तहत और गोल्ड मेडल के साथ में दिया जाता है। यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन यही संस्था अवार्ड देती है। यह जो संस्था है लाइफ साइंस के क्षेत्र में रिसर्च को बढ़ाने के लिए, वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ाने के लिए, जो यंग रिसर्चर हैं, साइंटिस्ट हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए काम करती है। 1964 में संस्था बनी थी, जर्मनी के हैडलबर्ग में ही इसका हेडक्वार्टर है और इसी के द्वारा दिया जाता है एम्बो गोल्ड मेडल, जो कि इस बार भारतीय मूल के वैज्ञानिक को दिया गया। तिलहन किसानों के लिए शुरू की गई भारत की पहली राष्ट्रव्यापी व्हाट्सएप आधारित एआई एडवाइजरी सर्विस का नाम क्या है? देखिए जो खरीफ सीजन है 2026 का, उसमें अभी ये जो एआई एडवाइजरी सर्विस है ये काफी सुर्खियों में है। तिलहन किसानों के लिए स्पेशली से पहले लॉन्च किया जा चुका था, लेकिन अभी खरीफ सीजन के कारण ये काफी सुर्खियों में। ये पूरे एक नेशन वाइड व्हाट्सएप आधारित एआई एडवाइजरी सर्विस है जिसको नाम दिया गया है ऑयल सीड्स किसान मित्र, ठीक है। क्या है ये? एआई एडवाइजरी सर्विस व्हाट्सएप आधारित।
तो ICAR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल सीड रिसर्च, इसके द्वारा जो हैदराबाद में है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसके द्वारा ऑयल सीड्स किसान मित्र नाम का एक व्हाट्सएप बेस्ड एआई एडवाइजरी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। वैसे इसे फरवरी में लॉन्च किया जा चुका था, लेकिन अभी खरीफ सीजन के कारण ये काफी सुर्खियों में। इसमें होगा ये कि जो किसान है ना, उनको उनके सारे क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे। देखो, किसानों को उनकी अपनी भाषा में 24/7 मुफ्त रिसर्च बेस्ड एडवाइजरी ये प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा, जैसे सोयाबीन, ग्राउंड नट्स, मस्टर्ड और ऑयल सीड्स क्रॉप जितनी भी है, उन सभी के लिए ये एडवाइजरी देगा किसानों को। एक नंबर होगा पर्टिकुलर, किसानों को सेव करना पड़ेगा। एआई चैटबॉट होगा, एआई चैटबॉट आपको आंसर करेगा व्हाट्सएप पे, जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, मतलब किसान को अपने तिलहन सीड के लिए जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, वो सारी की सारी एक एआई बेस्ड ये चैटबॉट उनको प्रदान करेगा। मतलब कोई आगे सामने नहीं है, ये एआई चैटबॉट है। तो ये रिसर्च करके सारी प्रॉपर इंफॉर्मेशन किसानों को देगा। तो इसके काफी फायदे, किसानों को सीधे इंफॉर्मेशन मिलेगी, अपनी लोकल लैंग्वेज में सीधे वो इंफॉर्मेशन प्राप्त कर पाएंगे, और इसके माध्यम से भारत में जो ऑयल सीड्स से उनका प्रोडक्शन बढ़ेगा, और ऑयल सीड्स प्रोडक्शन बढ़ाने और ऑयल इंपोर्ट पर जो निर्भरता है हमारी, उसको कम करने के लिए नॉर्मली ये काफी मदद करने वाला है। तो नाम क्या दिया गया है? इसको नाम दिया गया है नॉर्मली ऑयल सीड्स किसान मित्र, एआई चैटबॉट व्हाट्सएप आधारित। यहां पर आईसीएआर की बात करें, यह संस्था इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, एग्रीकल्चर रिसर्च के लिए काम करने वाली सबसे बड़ी संस्था इंडिया में। इसकी एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल सीड रिसर्च, ठीक है। तो इसके द्वारा नॉर्मली जो व्हाट्सएप की एडवाइजरी चैटबॉट है या प्लेटफॉर्म है, उसे विकसित किया गया है। इसका हेडक्वार्टर तेलंगाना के हैदराबाद में, और स्थापना देखिए तो इसकी स्थापना नॉर्मली 1967 में स्टेब्लिश हुआ था। ये ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन ऑयल सीड्स 1967, ये एक एक्ट है, इसके माध्यम से संस्था 2015 में स्थापित की गई थी, और एक्ट के तहत इसे स्टैच्यूटरी बॉडी बनाया गया है। जून 2026 में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के संयुक्त अन्वेषण के लिए किस दो राज्यों ने त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो कच्चा तेल और जो नेचुरल गैस है ना, उनके एक्सप्लोरेशन को बढ़ाने के लिए, एक्सप्लोरेशन के लिए, संयुक्त एक्सप्लोरेशन के लिए समझौता किया है असम और नागालैंड राज्य ने। तो ये त्रिपक्षीय समझौता कैसा हुआ? तो असम, नागालैंड और इसके अलावा भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट, असम गवर्नमेंट और नागालैंड गवर्नमेंट, ये तीनों के मध्य में एक संयुक्त समझौता हुआ है, त्रिपक्षीय समझौता। असम नागालैंड बॉर्डर एरिया में मिनरल ऑयल ऑपरेशन को सुगम बनाने के लिए समझौता है। उद्देश्य क्या है? ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन को बढ़ाना, इन्वेस्टमेंट और एनर्जी सिक्योरिटी को बढ़ाना, और राज्यों के मध्य में जो विवाद है उसको नॉर्मली खत्म करना। देखिए, असम नागालैंड के क्षेत्र में ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन इस समझौते से बढ़ने वाला है। क्या है ना कि पहले असम और नागालैंड के मध्य में काफी विवाद था इन क्षेत्रों को लेकर। 1000 वर्ग किलोमीटर सीमा क्षेत्र और 6 विवादित ऑयल एंड गैस फील्ड जो पहले से अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे गोलाघाट, ये याद करने की जरूरत नहीं है, पर ये ऑयल एंड गैस फील्ड है 1000 वर्ग किलोमीटर सीमा क्षेत्र में 6, और ये बाउंड्री पर आती है असम और नागालैंड की। तो भाई जब ये दोनों के मध्य में विवाद होता है ना, तो यहां पर इसका पूरी तरीके से यूज नहीं किया जा पा रहा है। तो इसीलिए इसी उद्देश्य से ये एक समझौता किया है, ताकि ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन को बढ़ावा दिया जा सके। तो नॉर्थ ईस्ट में इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, एनर्जी डेवलपमेंट बढ़ेगा, ऑयल एंड गैस इंपोर्ट पर निर्भरता कम होगी, और दोनों राज्यों के मध्य में नॉर्मली जब सब ठीक होगा तो सही तरीके से जो एक्सप्लोर किया जाएगा ऑयल और नेचुरल गैस को, वो आपस में सही ढंग से बांटा जा सकेगा, और शांति स्थापित होगी राज्यों के मध्य में। ठीक है, आगे सैपलिंग डायलॉग 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया है? एक कॉन्फ्रेंस है ये, जिसका नाम है सैपलिंग कॉन्फ्रेंस या डायलॉग। इसका आयोजन रिसेंटली किया गया है गुजरात के अहमदाबाद में। अहमदाबाद ही है ना, देख लेते एक बार आंसर। हाँ, गुजरात के अहमदाबाद में। ठीक है, तो सैपलिंग का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन पॉलिसी लीडरशिप फॉर इंप्रूव्ड न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ डायलॉग या कॉन्फ्रेंस 2026।
मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज और वर्ल्ड बैंक ग्रुप के द्वारा संयुक्त रूप से गुजरात के अहमदाबाद में इसका आयोजन किया गया। नॉर्मली कॉन्फ्रेंस की थीम हम याद नहीं करते, लेकिन कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य देख लेते हैं कि उद्देश्य क्या है। देखिए, साउथ एशिया में फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को मजबूत करना, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को बढ़ाना, इसमें जॉब्स क्रिएट करना और सस्टेनेबल फूड सिस्टम के विकास के लिए आपसी सहयोग दक्षिण एशिया में बढ़ावा देना इस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। तो इस बार ये गुजरात के अहमदाबाद में सैपलिंग कॉन्फ्रेंस के नाम से आयोजित की गई है। आयोजन उद्देश्य वही है, ठीक है। आयोजन कौन करवाता है, तो आयोजन को देखें तो यहां पर ऑर्गेनाइजेशन मेंशन करिए क्या, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज और वर्ल्ड बैंक ग्रुप, ये दो संस्थाएं मिलकर इसका आयोजन करवा रहे हैं। तो इस बार कॉन्फ्रेंस का आयोजन गुजरात के अहमदाबाद में किया जा रहा है। लास्ट क्वेश्चन, इंडिया एआई मिशन के सहयोग से विकसित भारत के स्वदेशी एआई वीडियो स्टोरी जनरेशन मॉडल का नाम क्या है। तो एक कंपनी है जिसका नाम है एक कंपनी है जिसके द्वारा इंडिया एआई मिशन के तहत भारत का स्वदेशी एआई वीडियो स्टोरी जनरेशन मॉडल विकसित किया गया है और इसको नाम दिया गया है वार्या। एक्चुअल में ये पहला नहीं है, इसके पहले भी हो चुके हैं, लेकिन इंडिया एआई मिशन के तहत ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वार्या इसको नाम दिया गया है। ये स्वदेशी रूप से निर्मित एआई वीडियो स्टोरी जनरेशन मॉडल है। किस कंपनी ने इसे डेवलप किया है, तो डेवलप करने वाली कंपनी की बात करें तो इसे अवतार एआई नाम की एक एआई कंपनी है, कर्नाटक के बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। तो इसने वार्या नाम का भारत का स्वदेशी रूप से निर्मित एआई वीडियो जनरेशन मॉडल लॉन्च किया है। एआई आधारित वीडियो जनरेशन मॉडल है, टेक्स्ट टू वीडियो, इमेज टू वीडियो की सुविधा ये प्रदान करता है और इंडिया में इसे निर्मित किया गया है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं में जो त्योहार मनाए जाते हैं, जो हमारे मतलब कल्चर है, इंडियन लोकल कल्चर, उसको ध्यान में रखकर इस पर्टिकुलर एआई प्लेटफॉर्म को बनाया गया है। स्वदेशी रूप से निर्मित एआई वीडियो जनरेशन मॉडल वार्या, अवतार एआई ने इसका निर्माण किया इंडिया एआई मिशन के अंतर्गत, ठीक है। तो इंडिया एआई मिशन की बात कर लेते हैं। भारत सरकार का एक ऐसा मिशन है जो कि एआई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डेवलपमेंट, उसमें रिसर्च, इनोवेशन और उसके उपयोग को बढ़ावा देना, इंडिया को एआई हब बनाना, ये इंडिया एआई मिशन का मुख्य उद्देश्य है। 2024 में इंडियन गवर्नमेंट ने इस मिशन को मंजूरी प्रदान की थी और लक्ष्य वही है, एआई कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, एआई डेटाबेस, एआई स्टार्टअप, इन सभी को गवर्नमेंट सपोर्ट करती है इंडिया एआई मिशन के तहत। इसी के द्वारा एक सपोर्ट की गई कंपनी अवतार एआई ने वार्या नाम का एआई वीडियो जनरेशन मॉडल विकसित किया है। तो ये एक अचीवमेंट मानी जा रही है एआई के सेक्टर में इंडिया की, ठीक है। इंडिया एआई मिशन की नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके अंतर्गत ही ये योजना संचालित हो रही है। अवतार एआई मैंने आपको बता ही दिया है, एआई कंपनी है इंडिया की, तो अलग अलग एआई सेक्टर में काम करती है, स्पेशली एआई को बढ़ाने के लिए कर्नाटक के बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो यहां पर 13 जून के हमारे करंट अफेयर क्लियर हो जाते हैं। अब हम चलते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर को रिवाइज कर लेते हैं। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है। ग्लोबल पीस इंडेक्स, ये इसमें इंडिया को 127 रैंक पर रखा गया है। चर्चा में रही जोजिला टनल के ब्रेक थ्रू का कार्य पूरा हो गया। ये किस क्षेत्र को कनेक्ट करेगी, कश्मीर वैली और लद्दाख को। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भारतीय राजा का हाल ही में निधन हो गया। ये किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये डायरेक्शन या फिल्म निर्देशन के क्षेत्र से। वर्ष 2024-25 के लिए संगीत नाटक अकादमी द्वारा कितने कलाकारों को अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया, तो ये है 108 कलाकार। आईसीसी मेंस वनडे टीम रैंकिंग 2026 में कौन सी टीम ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया, तो यह है इंडिया। भारत का पहला स्वदेशी एचपीवी स्क्रीनिंग टेस्ट जिसे अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार सफलतापूर्वक मान्य किया गया है, इसका नाम है ट्रूनेट एचआर एचपीवी प्लस। भारत के इजी कनेक्ट हब एंड स्पोक एविएशन मॉडल के तहत शामिल होने वाला पहला शहर कौन सा है, तो यह है वाराणसी। भारत में ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कॉल एक्सचेंज की स्थापना के लिए जो नियम अधिसूचित किए गए वो कॉल एक्सचेंज रूल हैं 2026 के।
विश्व बाल श्रम निषेध दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 12 जून को। और जून 2026 में इजराइल के खिलाफ शुरू किए गए ईरान के सैन्य अभियान का नाम क्या है? तो इसे नाम दिया गया है ऑपरेशन नस्र। ठीक है, तो ये कल के सेशन के करंट अफेयर रिवाइज हो गए। क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर, पोंगल मुख्य रूप से तमिलनाडु राज्य का त्योहार है। भारत में सबसे पहले रेलवे की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 में की गई थी। और इसरो का मुख्यालय देखें तो कर्नाटका के बेंगलुरु में देखने को मिलता है। ये हो गए तीनों क्वेश्चन के आंसर आज के क्वेश्चन ऑफ द डे। मुल्तान का सुल्तान उपनाम से किस भारतीय खिलाड़ी को उसके आक्रामक खेल के लिए यह उपाधि दी गई थी? किसे मुल्तान का सुल्तान कहा जाता है? सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया और यह किसका प्रतीक है या किस धर्म से संबंधित है? प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट के लेखक कौन है? तो तीनों क्वेश्चन के कमेंट में आंसर कीजिएगा। सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करके जाइए, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।